तो नमस्कार, मैं अनिल कुमार लक्ष्य जी के क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने बताया था कि पिछली बार हमने मॉडर्न हिस्ट्री के तहत, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया के तहत हमने यूरोपियन कंपनियों का जो आगमन था या यूरोपीय व्यापारियों का जो आगमन था उसे पूरी तरीके से समाप्त कर दिया था। अब हम उसमें अगला टॉपिक जब नेक्स्ट क्लास होगी उसमें करेंगे। आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो प्राचीन भारत का इतिहास है और इसमें भी हमने मौर्य पूर्व काल को हमने समाप्त कर दिया था। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है मौर्य वंश, मौर्य डायनेस्टी। लेकिन इन दोनों के बीच में एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है भारत में, प्राचीन भारत में विदेशी आक्रमण। तो इसे आज हम देखेंगे। दूसरा, मैं हमेशा स्टार्ट करने से पहले ये बताता हूँ कि ये क्लास किसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये क्लास यूपीएससी, यूजीसी, पीसीएस एग्जाम, स्पेशली फॉर एचसीएस एंड द यूपी पीसीएस। तो ये जो टॉपिक है वो यूपी पीसीएस का एक सबसे बेहतरीन टॉपिक है, मतलब महत्वपूर्ण टॉपिकों में से माना जाता है। नॉट फॉर द प्रीलिम्स पॉइंट, ये प्री एज वेल एज द मेंस, और एज ए सब्जेक्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, प्लस जीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो मैंने जब क्लास स्टार्ट की थी, मैं इसीलिए ये सारे चीज़ों को साथ लेके चल रहा हूँ, क्योंकि आजकल जो कंपटीशन है उसमें कुछ ज़्यादा डिफ्रेंशिएट रहा नहीं कि एसएससी में ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा या यूपी में पीसीएस में ही ये क्वेश्चन पूछेगा। आजकल कोई ऐसा डिफ्रेंशिएट रहा नहीं। आजकल तो ये भी डिफ्रेंशिएट नहीं है कि जीएस में ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये सब्जेक्ट का क्वेश्चन है। तो ऐसा कोई डिफ्रेंशिएट है नहीं, ठीक है। उसके अलावा एसएससी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए और यूजीसी के लिए तो हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एज ए सब्जेक्ट आप कोई भी चीज़ स्किप नहीं कर सकते। अच्छा, दूसरा, जब टॉपिक स्टार्ट हो उससे पहले मैं एक और बात बताता हूँ। अब जो ये आपको वीडियो है ये यूट्यूब पे तो अवेलेबल है ही है, मेरे चैनल पे लक्ष्य जी के क्लासेस पे हिसार, और उसके अलावा ये वीडियो आपको फेसबुक पे भी अवेलेबल हो जाएंगे। पिछली जो वीडियो थी वो मैंने फेसबुक पे डाली थी, ठीक है। मैंने बताया कि हमारे इस प्रोग्राम का, इस कार्यक्रम का उद्देश्य सिर्फ एक ही है, टू प्रमोट द डिजिटल इंडिया। यानी कि मेरा मानना है कि टू गेट एवरी चाइल्ड गेट हायर एजुकेशन, ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटी उसको मिले, क्योंकि समान अवसर तभी मिल सकते हैं जब इस प्रकार के प्रोग्राम्स को हम और ज़्यादा बढ़ाएं। और ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका भी कर्तव्य है कि आप एक लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें, ताकि हर आदमी को इसको, हर बच्चे को इसका बेनिफिट मिल सके। तो आपका एक लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेशन देता है, और मैं हमेशा कहता हूँ कि ये सारी चीज़ें मोटिवेशन के लिए। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मैंने बताया कि टॉपिक का नाम है प्राचीन भारत का में विदेशी आक्रमण। इनको हम 3 प्रकार से देख सकते हैं। ईरानी आक्रमण, इसे हम फारसी आक्रमण भी कह सकते हैं, एक चीज। दूसरा, यूनानी आक्रमण, और तीसरा, मध्य एशिया या पश्चिम एशिया के आक्रमण। ये देख सकते हैं। तो ईरानी जो आक्रमण हुए थे ये हुए थे लगभग 550 BC में, ठीक है, इसमें हुए थे। अच्छा, ये जो मध्य एशिया के आक्रमण है इसमें कौन कौन से हैं, जैसे कि हिंद यवन, यवनों का आक्रमण, कुषाणों का आक्रमण, पल्लव वो का आक्रमण, हूणों का आक्रमण। तो ये आक्रमण है। ये जो टॉपिक है मध्य एशिया, ये जो है इनके बारे में हमने पढ़ना है कि कौन कौन से। देखिए, ईरानी आक्रमण और यूनानी आक्रमण है, ये तो अब हम पढ़ेंगे, लेकिन ये एक पर्टिकुलर टॉपिक बनता है मौर्योत्तर काल का, ठीक है। तो ये टॉपिक एक पोस्ट मौर्य ईरा का है। तो जब हम इसको डिटेल में करेंगे तो मौर्योत्तर काल का ये टॉपिक है। पोस्ट मौर्य ईरा जो है वो सारा का सारा इसी के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो ये टॉपिक हम उस समय पे पूरी डिटेल में करेंगे। दूसरी चीज, अब जो टॉपिक है वो हम ईरानी आक्रमण और फारसी आक्रमण के बारे में बातचीत करते हैं और यूनानी आक्रमण की बात करते हैं। अच्छा, टॉपिक शुरू होने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि हम इस टॉपिक को पढ़ क्यों रहे हैं। देखिए, पहली बात तो इतिहास में कोई ज़्यादा समय विभाजन के लिए हमारे पास कोई साक्ष्य नहीं है कि मौर्य काल इस तारीख से शुरू हुआ था या वैदिक काल इस तरीके से शुरू हुआ था, यहाँ तक वैदिक काल है। तो इतिहास को एक क्रमबद्ध अध्ययन करने के लिए हम इन आक्रमणों को पढ़ रहे हैं। इसके बाद हम देखेंगे जैसे कि इस यूनानी आक्रमण में सबसे ज़्यादा, हालांकि यूनानी आक्रमण इस काल में हुए थे, लेकिन यूनानी आक्रमण की शुरुआत यहाँ से होती है और जो सबसे पहला
आक्रमण किया था वो सिकंदर ने किया था। सिकंदर यूनान का निवासी था। तो सिकंदर ने सबसे पहले आक्रमण किया था और सिकंदर ने ये जो आक्रमण किया था ये 326 बीसी में किया था। तो ये माना जाता है 326 बीसी के बाद मौर्य काल स्टार्ट होता है। तो इतिहास में इन चीज़ों को विभाजित करने के लिए इस आक्रमणों को हम एज ए रेफरेंस पॉइंट के तौर पे यूज़ किया जाता है। इससे पहले का जो इतिहास है उसको श्रेणीबद्ध करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। तो इतिहास का एक क्रम स्थापित करने के लिए भी हम इन आक्रमणों का सहारा लेते हैं और इन्हें पढ़ते हैं। ठीक है जी। तो अब बात आ जाती है कि दूसरी जो चीज़ है, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, ज़्यादातर जो आक्रमण हुए हैं वो भारत में उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से हुए हैं। तो ऐसा क्या कारण है कि भारत में जो ज़्यादातर आक्रमण है वो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र यानी कि खैबर दर्रे से ज़्यादातर आक्रमणकारी आए हैं। तो इसका क्या कारण है कि उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से अधिकतर आक्रमण हुए हैं। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है कि उस समय पे समुद्री मार्ग का ज्ञान नहीं होता था। एक चीज़, समुद्री मार्ग का ज्ञान मैंने बताया था कि पुर्तगालियों ने सबसे पहले भारत को इसी के तहत खोजा था। ठीक है। तो समुद्री मार्ग का पता नहीं था। दूसरी चीज़, जो जल पोत थे उनका निर्माण बहुत कम होता था। तीसरा जो कारण है कि उत्तर पश्चिमी क्षेत्र का जो रास्ता था वो सुविधाजनक था। यहाँ पे आने में यहाँ तक पहुँचने में, भारत में पहुँचने में ये जो रास्ता है वो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता था। दूसरा, अब आप जब भारत में आते हैं तो जम्मू कश्मीर जैसा एक सुंदर इलाका आपको दिखाई देता है, तो एक मन मोहने वाला था। एज ए पर्यटक की दृष्टि से भी बहुत अच्छा इलाका है। उसके अलावा आप देखेंगे कि गंगा यमुना का दोआब था। तो गंगा यमुना के दोआब के कारण क्या से था कि यहाँ की जो ज़मीन थी, एग्रीकल्चर थी, वो एक फर्टाइल लैंड थी। तो फर्टाइल लैंड होने के कारण यहाँ पे धन धान्य की कोई कमी नहीं होती थी। एक प्रॉस्पेरस कंट्री के रूप में हमें माना जाता था, समृद्ध राष्ट्र के रूप में हमारी बात की जाती थी। उसके अलावा अगर आप देखेंगे मैदानी भाग था, प्लेनर एरिया पड़ता है। उत्तर भारत का जो इलाका है वो प्लेनर एरिया है। तो ये सब जो चीज़ें थी ये किसी भी विदेशी व्यक्ति को आकर्षित करती थी। तो उनके मन में एक जिज्ञासा होती थी, वो सब इस चीज़ का बेनिफिट उठाना चाहते थे। उसके अलावा एक हमारी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ थी, वो थी समृद्ध संस्कृति की एक बहुत डिवेल्प्ड कल्चरल सिस्टम हमने अडॉप्ट किया हुआ था। अगर आप देखेंगे कि ये जितने लोग आए थे ईरान इराक से, वहाँ की जो कल्चर थी वो इतनी ज़्यादा डिवेल्प नहीं थी। मार काट की नीति अडॉप्ट करते थे वो लोग, अविश्वास की स्थिति उन लोगों के साथ थी। लेकिन हमारे यहाँ इस प्रकार की चीज़ें नहीं थी। तो एक डिवेल्प्ड कल्चर थी। तो साफ़ सुथरी कल्चर में हर आदमी रहना पसंद करता है। तो यही कारण थे जिसकी वजह से उत्तर पश्चिमी भारत से ज़्यादातर हमले हुए हैं। ठीक है। इसी क्रम में हम जो सबसे पहले आक्रमणों की बात करते हैं तो ईरानी आक्रमणों और फारसी आक्रमणों की बात करते हैं। रही बात ईरान से, जो हमारे संबंध है वो प्राचीन समय से है। मैंने आपको बताया था सिंधु घाटी से हमारे संबंध ईरानियों से बताए जाते हैं। अगर आप कुछ चीज़ें उठाएंगे तो आपको पता लगेगा कि डेफिनेटली हमारे ईरानियों से बहुत प्राचीन संबंध रहे हैं। इस मामले में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, आपने देखा होगा कि एक ईरानी ग्रंथ था जिंद अवेस्ता। जिंद अवस्था। तो इस जिंद अवस्था में, ईरानी ग्रंथ जिंद अवस्था में भारत को ईरानी ग्रंथ जिंद अवस्था में भारत को हिंदू कहा गया है। हिंदू कहा गया है। एक चीज तो ये है। दूसरी चीज, इसी ग्रंथ में पंजाब को हफत हिंदू के नाम से बुलाया गया है। हफत हिंदू, हफत हिंदू। याद रखने का तरीका, हफ्ता, एक हफ्ता हम जनरली कहते हैं। तो आ उड़ा दो, हफत हिंदू। तो पंजाब में इसको हफत हिंदू कहा गया। तो इससे पता लगता है कि हमारे प्राचीनियों से लेन देन भी था और ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी। दूसरी जो चीज़ है, उसके अलावा अगर मैं इसी क्रम में बात करूं तो जो सबसे पहला ईरानी आक्रमण किया था वो साइरस सेकंड ने किया था।
साइरस सेकंड ने पहला ईरानी आक्रमण किया था, ये बात हमें ध्यान रखनी है। उसके अलावा जो दूसरी चीज है द्वितीय ईरानी आक्रमण, द्वितीय ईरानी आक्रमण किया था डेरियस प्रथम ने। इसे डेरियस प्रथम के नाम से भी जाना जाता है और दारा प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा हमारे पास सोर्सेज नहीं है कि हम इनके बारे में डिटेल पढ़ें कि इसका क्या प्रभाव पड़ा, क्या कुछ हुआ, तो इसके बारे में हमारे पास बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है। तो पहला आक्रमण साइरस सेकंड ने किया था, दूसरा आक्रमण डेरियस फर्स्ट ने किया था और दारा प्रथम ने किया था। अब जब दारा प्रथम ने ये आक्रमण किया तो उसके बाद इन्होंने इसे अपने क्षेत्र में मिला लिया। जो भी इन्होंने भारत का हिस्सा जीता था उसे अपने क्षेत्र में मिला दिया और उसे अपने क्षेत्र में 20वें प्रांत के रूप में मान्यता भी दी। तो वो कौन सा क्षेत्र था जिसको दारा प्रथम ने जीतकर अपने क्षेत्र में मिलाकर 20वें प्रांत के रूप में मान्यता दी, उसको हम देखते हैं। डेरियस प्रथम या दारा प्रथम, इन्होंने 20वें प्रांत के रूप में जो मान्यता दी थी, 20वें प्रांत के, अगर आप हिंदू कुश श्रेणी को देखते हैं, हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला को देखते हैं, तो इसका जो पश्चिम वाला भाग है जिसे हम उत्तर पश्चिमी प्रांत कहते हैं, जिसमें अफगानिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा शामिल है, उसे अपना 20वें प्रांत के रूप में मान्यता दी। तो हिंदू कुश को पार कर, हिंदू कुश को पार कर पाकिस्तान व अफगानिस्तान का क्षेत्र, इसे मान्यता दी। और ये भी चर्चा करने में मतलब सुनने में आते कि इस प्रांत से दारा प्रथम को 360 टैलेंट स्वर्ण धूलि की आय प्राप्त होती थी, यानी कि मोटे तौर पे 360 स्वर्ण मुद्राओं की प्राप्ति कहीं ना कहीं रही होगी। इस चीज को उन्होंने बताया है। तो यहां से टैलेंट स्वर्ण धूलि आय प्राप्त होती थी, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। उसके अलावा अगर मैं ईरानी आक्रमणों की बात करूं तो ईरानी आक्रमणों के बारे में एक इतिहासकार हैं वी.ए. स्मिथ, विंसेंट आयर स्मिथ भी कहा जाता है, विंसेंट स्मिथ भी कहा जाता है। उनके अनुसार ये बात बिल्कुल सही है कि ईरानी आक्रमणों को भारतीय राजनीतिक क्षेत्र में कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलता। तो भारतीय राजनीतिक क्षेत्र में ईरानी आक्रमण का प्रभाव देखने को नहीं मिलता। लेकिन अगर मैं इस बात को देखूं कि यहाँ की कला, संस्कृति एवं अर्थव्यवस्था पर कुछ न कुछ प्रभाव डेफिनेटली ईरानी आक्रमण का देखने को मिलता है। वी.ए. स्मिथ भी कहा जाता है इसको, विंसेंट आयर स्मिथ, विंसेंट आयर स्मिथ। और विंसेंट स्मिथ के अनुसार अक्सर ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि किस इतिहासकार ने ये कहा है कि भारत पर ईरानी आक्रमण का जो राजनीतिक प्रभाव है वो शून्य रहा है। तो वो विंसेंट आयर स्मिथ है या विंसेंट स्मिथ है या वी.ए. स्मिथ के नाम से इन्हें जाना जाता है। तो इनके अनुसार, और ये वास्तविकता भी है, कि ईरानी आक्रमण का भारत की राजनीतिक क्षेत्र पर प्रभाव शून्य रहा। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। दूसरी चीज तो राजनीतिक आक्रमण पर, लेकिन मैंने बताया कि इसका जो प्रभाव है वो कला एवं क्षेत्र, कला, संस्कृति व आर्थिक क्षेत्र पर प्रभाव देखने को मिला। तो यहां पर इसके प्रभाव को देखने को मिला। क्या प्रभाव था कला एवं आर्थिक क्षेत्र पर, इसकी चर्चा हम करते हैं। कला एवं क्षेत्र पर जो प्रभाव देखने को मिलता है इसमें क्या था,
सबसे पहली चीज खरोष्टी लिपि आपने सुनी होगी। तो ये जो खरोष्टी लिपि है इसका जो जन्म है वो पश्चिमोत्तर भारत में हुआ है, ठीक है जी। तो इसका जन्म पश्चिमोत्तर भारत में हुआ और ये जो लिपि है इसका विकास ईरान की लिपि, ईरान की अरमाइक लिपि से हुआ है, यानी कि कहीं ना कहीं यहां से ही ये लिपि निकली हुई है। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है, तो ये ईरानी प्रभाव देखने को मिलता है। उसके अलावा जो दूसरी चीज है, खरोष्टी लिपि अशोक के शिलालेखों पर भी आपको एक प्रभाव देखने को मिलेगा। अशोक के शिलालेखों पर, अशोक के जो शिलालेख या स्तंभ थे वो लंबे होते थे, छिद्र होते थे इनके, तो ये कहीं ना कहीं ईरानी कला का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। दूसरा, अशोक के शिलालेखों पर घंटाकार आकृति जो देखने को मिलती है। अगर मान लीजिए ये शिलालेख है तो इसके ऊपर ये जो कुछ घंटाकार आकृति बनी होती थी, ये ईरानी आक्रमण मतलब ईरानी प्रभाव था, ईरानी संस्कृति का प्रभाव था। तो घंटाकार आकृति जो बनी हुई है वो ईरानी प्रभाव है, ये देखने को हमें मिलता है। तो इसके बारे में, ईरानियों के बारे में हमें इससे ज़्यादा कुछ देखने को मिलता नहीं, मतलब बहुत लिमिटेड चीज़ें पता है इतिहास में, क्योंकि आप देखिए ये 350 BC यानी कि ईसा पूर्व से पहले की बातें हैं। तो यहाँ के लिए जो साक्ष्य हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं है। अब इसी क्रम में हम जो दूसरा टॉपिक है वो है यूनानी आक्रमण, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। यूनानी आक्रमण, यूनानी आक्रमण, अगर यूनानी आक्रमणों की बात करता हूं तो जो सबसे पहला यूनानी आक्रमण होता है वो सिकंदर का होता है। और यहां से हम देखते हैं कि मौर्य पूर्व, और ये किसके काल में होता है, ये नंद वंश के शासक घनानंद के समय पर होता है। ये बात हम क्लास में चर्चा में कर भी चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं कि घनानंद के समय पर होता है। ये घनानंद उस समय पर राजा होता है, नंदवंश। नंदवंशी घनानंद के समय पर यह आक्रमण किया जाता है। दूसरी चीज, सिकंदर के आक्रमणों से पहले हम थोड़ा सा सिकंदर के बारे में जान भी लेते हैं। सिकंदर, सिकंदर का जो जन्म है वो 356 BC में हुआ था, ठीक है। दूसरी चीज, सिकंदर के पिता फिलिप सेकंड, ये सिकंदर के पिता थे। उसके अलावा जन्म स्थान, जन्म स्थान था पेल्ला, पेला, इसे मकदूनिया, यहां पर है ये मकदूनिया पेल्ला, तो यहां पर इनका जन्म माना जाता है। उसके अलावा गद्दी इन्होंने कब संभाली थी, इन्होंने गद्दी संभाली थी 336 BC में, ठीक है जी। पांचवा जो है, भारत पर आक्रमण कब किया था, ये तिथि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण तिथि है। भारत पर इन्होंने आक्रमण 326 में किया था। तो यानी कि अगर मैं बात करूं मोटे तौर पे 356 में ये किया, 336 में ये किया, यानी कि 20 वर्ष की आयु में इन्होंने गद्दी संभाल ली थी। और लगभग 30 वर्ष की आयु में, 30-31 साल की उम्र में रहे होंगे तब इन्होंने भारत पर हमला किया था। दूसरी चीज, सिकंदर के गुरु किसे कहा जाता है, सिकंदर के गुरु, तो सिकंदर के गुरु थे अरस्तु। नो डाउट इस व्यक्ति का नाम हर विद्यार्थी ने सुना होगा, हर स्टूडेंट ने इसका नाम सुना होगा, अरस्तु। यूनान के सबसे महान दार्शनिकों में इनकी गिनती की जाती है। 3 दार्शनिक बहुत महत्वपूर्ण है, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु। तो अरस्तु ये थे। दूसरा,
कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां अरस्तु के दर्शन शास्त्र की या अरस्तु के फिलॉसफी की बात नहीं की गई। एक चीज। दूसरा, कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि अरस्तु के गुरु कौन थे, तो प्लेटो अरस्तु के गुरु माने जाते हैं। तो सिकंदर जो है वो अरस्तु के गुरु थे, और जबकि प्लेटो अरस्तु के गुरु माने जाते हैं। तो इस बारे में हमें पता होना चाहिए। इसके अलावा ये कितने वर्ष तक भारत में रहा, तो ये 19 वर्षों तक भारत में रहा था। इसके अलावा नेक्स्ट जो चीज है, 19 वर्षों तक ये भारत में रहा। ये आयु आपको पता लग चुकी है कि कितनी वर्ष की आयु में इन्होंने आक्रमण किया था। मृत्यु कहां पर हुई थी? मृत्यु बेबीलोनिया। बेबीलोनिया जो इराक में है, यहां पर इनकी मृत्यु हुई थी। और मृत्यु हुई क्यों थी? जब ये भारत से वापस जा रहे थे तो शूद्रक गणराज्य और मालव गणराज्य, हाँ, मालव गणराज्य ने इनके ऊपर हमला किया था, और इस हमले में ये काफ़ी रूप से गंभीर रूप से घायल हो गए थे, और उसके कुछ दिनों बाद ही इनकी मृत्यु हो गई थी। तो मृत्यु हुई कब थी? मृत्यु इनकी हुई थी 323 में, यानी कि भारत से पे आक्रमण करने के 3 वर्ष पश्चात ही इनकी मृत्यु हो गई थी। तो यानी कि ये टोटल मिला के 356 में जन्म होता है और 323 में मृत्यु हो जाती है। तो ये क्वेश्चन आपको मैं बता क्यों रहा हूँ, 34 साल की उम्र में। लेकिन इस 34 साल की उम्र में इन्होंने बहुत कुछ कर दिया, यानी कि पूरे विश्व को जीत लिया। और पूरे विश्व को जीतने की वजह से इन्हें सिकंदर महान कहा जाता है, क्योंकि उस समय पे मैंने बताया ईसा मसीह से पूर्व का समय है। उस समय पर जितने विश्व का इन्हें ज्ञात था, और जब लोग 1 या 2 युद्ध नहीं जीत पाते थे, उस समय पे महज 34 साल की उम्र में जब तक ये जिए तब तक पूरे विश्व को जीत चुके थे ये। तो ये इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो एक जो और क्वेश्चन इसके ऊपर आता है वो ये आता है कि इन्हें सिकंदर महान क्यों कहा जाता है, अलेक्जेंडर द ग्रेट क्यों कहा जाता है? सिकंदर महान क्यों, ये महान शब्द क्यों अपनाते हैं? क्योंकि इन्होंने विश्व विजय का जो कंसेप्ट था, विश्व को विश्व विजय का कंसेप्ट देने वाले सिकंदर ही थे। कि इन्होंने बताया कि अगर इंसान के अंदर सामर्थ्य हो, इंसान की शक्ति बहुत अच्छी हो, तो पूरे विश्व पर भी विजय की जा सकती है। तकलीफें कितनी आए उसकी आपको परवाह नहीं करनी। अगर आपकी इच्छा शक्ति बहुत सुदृढ़ है तो आप विश्व पर भी राज कर सकते हैं, विश्व को भी आप अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। तो ये बात सिकंदर ने बताई थी, इसीलिए सिकंदर ने विश्व विजय का कंसेप्ट दिया, और इसी वजह से सिकंदर को सिकंदर महान कहा जाता है। तो ये बात हमें पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं भारत में सिकंदर का आक्रमण। तो इन्होंने, देखिए इस चीज को समझना है तो हम पहले बात करते हैं कि कुछ नदियां थी, सिंधु, चिनाब, सिंधु झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और ये सतलुज। इन नदियों को है। अगर मैं सिंधु और झेलम के बीच में किसका राज्य होता था जिस समय पे सिकंदर ने आक्रमण किया था, तो वो थे अंभी। अंभी इनका राज्य था, और इनके राज्य को कहा जाता था तक्षशिला, जो है वो इनका राज्य माना जाता था। झेलम और चिनाब के बीच में जो राज्य था वो पोरस का राज्य माना जाता था। तो अब मान लीजिए सिकंदर उत्तर पश्चिमी भाग पे जा रहे हैं, तो सबसे पहले इनकी जो मुलाकात हुई होगी वो अंभी से हुई होगी, यानी अंभी पर इन्होंने सबसे पहले आक्रमण किया। लेकिन अंभी ने सिकंदर की ताकत को देखा और युद्ध ना लड़ने का फैसला किया और आत्मसमर्पण कर दिया, और इन्होंने इनको आश्वासन दिया कि भारत में जो हमला होगा हम उस पर आपका साथ देंगे। तो ऐसी स्थिति में अंभी ने युद्ध नहीं लड़ा और आत्मसमर्पण कर दिया और सिकंदर के साथ खड़े हो गया। और यही अंभी हैं जिन्हें देश का सबसे पहला
गद्दार कहा जाता है। देश का प्रथम गद्दार, अंतिम तो आज तक इसकी गिनती नहीं आई कि अंतिम गद्दार कौन है, क्योंकि जब तक रहेगा देश तब तक गद्दार भी रहेंगे। तो देश का प्रथम गद्दार अंबी को कहा जाता है। इसके बाद जैसे ही ये चिनाब की इसके बाद जैसे ये पोरस की तरफ पड़े, तो पोरस और सिकंदर में ऑब्वियस सी बात है युद्ध रहा होगा। तो इसके बाद ये पोरस की तरफ गए और इनके साथ जो युद्ध हुआ उसे हम झेलम का युद्ध भी कहते हैं, क्योंकि ये झेलम नदी के किनारे था। दूसरा, वितस्ता का युद्ध। हाइडेस्पिस, युद्ध। तो ये युद्ध दो व्यक्तियों के बीच में हुआ था, सिकंदर व पोरस। और बताने की जरूरत नहीं है कि सिकंदर ने इस युद्ध को जीत लिया और पोरस ने इस युद्ध को हारा था। ये पोरस, नाटक भी चला था इस पे, सिकंदर व पोरस, लेकिन आपको इतना डीपली नहीं जाना। वहाँ तो डेली टू डेली हिस्ट्री दिखाई जाती है, इतना डीपली हमें जाने की जरूरत नहीं है, हमें कोई पीएचडी नहीं करनी, हमें सिर्फ अपना काम निकालना है और उसका बेनिफिट उठाना है। तो झेलम का युद्ध ये सिकंदर ने जीता। इसके जीतने के पीछे ऐसा नहीं था, पोरस एक ब्रेव पर्सन था। तो ये युद्ध 3 चरणों में लड़ा गया था और सिकंदर की सेना ऊंचाई पर थी और पोरस की सेना नीचे थी, और ये बार बार स्लिप हो रही थी, यानी कि कीचड़ वगैरह था वहाँ पे स्लिप हो रही थी, और इस वजह से पोरस हार गए। उसके बाद क्या कहा जाता है कि पोरस को बंदी बनाकर सिकंदर के सामने लेके गए। अब जब सिकंदर के सामने लेके गए तो सिकंदर ने कहा कि आपके साथ क्या सलूक किया जाए। तो पोरस ने कहा कि जो राजा एक दूसरे राजा के साथ सलूक करता है वैसा ही सलूक आप मेरे साथ करें। ये बात सिकंदर को बहुत ज़्यादा पसंद आई और सिकंदर ने इस वजह से पोरस को माफ़ भी कर दिया। तो यही युद्ध था जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई। अब बात करते हैं, जब सिकंदर व्यास नदी के किनारे तक पहुंचा तो उसके बाद सिकंदर काफ़ी ज़्यादा थक चुका था और सिकंदर को ये लगा कि यहाँ पोरस से तो आपने पार पा ली, लेकिन ऐसे पता नहीं कितने राजा आपको भारत में और मिलेंगे। तो सिकंदर ने यहाँ तक ही अपने अभियान को सीमित रखा और यहाँ से वो वापस चला गया। और जब वो वापस गया तो सिकंदर ने अपनी सेनाओं को 2 भागों में बांट दिया। को 2 भागों में बांटा, एक थल सेना और एक जल सेना। थल सेना का नेतृत्व उन्होंने स्वयं किया और जबकि जल सेना का नेतृत्व नियास्कस नाम के एक सेनापति थे, उन्होंने इसका नेतृत्व किया। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है कि जाते वक्त इन्होंने अपनी सेना को 2 भागों में, और मैंने बताया कि जाते वक्त इनको मालव और शूद्रक गणराज्यों से बगावत का सामना करना पड़े, हालांकि इन्होंने उस बगावत को कुचल दिया। और मालव जनजाति के बारे में एक और भी कंसेप्ट है कि शूद्रक है, ये किस धर्म को अपनाने वाले थे। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस में पूछा गया है। तो शूद्रक शैव धर्म को अपनाने वाले लोग थे, ये बात ध्यान रखनी है। ये शैव धर्म को मानने वाले थे। ये स्टार इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। दूसरी चीज, और ये जो मालव जनजाति थी इन्होंने इसको घायल कर दिया काफ़ी हद तक, मतलब ये टूट चुके थे, लेकिन इन्होंने भी इस बगावत को कुचल दिया और एक एक आदमी को, एक एक बच्चे को और एक एक बूढ़े को और एक एक स्त्री को इन्होंने मारा था मालव जनजाति, यानी कि मालव जनजाति का एक तरीके से नामो निशान मिटा दिया, मालव गणराज्य को खत्म कर दिया। तो ये भी इनके बारे में कहा जाता है। तो ये चीज़ थी इस तरीके से। अब जब सिकंदर का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव यहाँ देखने को तो नहीं मिलता, लेकिन कुछ चीज़ें इन्होंने की थी। सिकंदर ने 3 नगर भी यहाँ बसाए थे, निकैया, बुक्केफाल। ये जो नगर है ये सिकंदर ने अपने घोड़े के नाम पर बसाया था। सिकंदर के घोड़े का नाम था बुक्केफाल, तो उसके नाम पर इन्होंने ये बसाया था। उसके अलावा सिकंदरिया,
ये अगर वर्तमान की बात करूं तो जो गजनी है अफगानिस्तान का क्षेत्र, वहां पर ये पड़ता है। तो ये इन्होंने सिकंदरिया 3 नगर भी बसाए थे। दूसरा मैंने अभी बताया कि बेशक वो ईरानी आक्रमण हो या बेशक वो सिकंदर का आक्रमण हो, कहीं ना कहीं भारत पे प्रभाव डाला है। उलूक शैली जो है वो सिकंदर की थी, जिसका प्रभाव आपको भारत की मुद्राओं पर भी देखने को मिलता है, उलूक शैली का। उलूक शैली, उलूक शैली का प्रभाव भारत की कला एवं संस्कृति पर देखने को मिलता है, भारत की कला पर देखने को मिलता है। अब इसमें जो सबसे लास्ट टॉपिक रह जाता है वो है कि सिकंदर जब गया था तो सिकंदर ने ये जो अपने प्रांत थे इनको 4 भागों में बांटा था और 4 प्रांतों में बांटकर उनके प्रमुख नियुक्त किए थे। तो कौन सा कहाँ का प्रमुख था इसके बारे में हम बातचीत करते हैं। देखिए, इसको समझने से पहले फिर हम वो नदियों वाले कंसेप्ट को थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये सिंधु नदी थी, ये झेलम नदी थी, ये चिनाब थी, ये रावी, व्यास और ये आपकी सतलुज। तो ये थी। अब जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी के पश्चिम और उत्तर वाला भाग था, इसको इन्होंने एक प्रांत बनाया था। तो यहाँ सिंधु नदी के उत्तर और पश्चिमी वाला भाग, तो यहाँ क्रमांक है कि प्रांत 4 प्रांतों में डिवाइड किया था। प्रांत, क्षेत्र कौन सा है, प्रमुख कौन सा है, ये चीज है। पहला है सिंधु नदी का के उत्तर एवं पश्चिम वाला भाग, ये एक क्षेत्र है। यहां का जो प्रमुख है इन्होंने इसे फिलिप को बनाया। अब झेलम एवं चिनाब का जो क्षेत्र था ये अंबी का क्षेत्र था। तो अंबी ने तो आत्मसमर्पण कर दिया था, तो इसका प्रमुख अंबी को ही बनाए रखा। अंबी सेम इसी प्रकार से, चूंकि उनसे बहुत खुश हुए थे पोरस से थे, तो पोरस को चिनाब सिंधु एवं झेलम के बीच का क्षेत्र पोरस अंबी का था। के बीच का, के मध्य भाग, इसको अंबी को झेलम एवं चिनाब के बीच का क्षेत्र। इसका प्रमुख इन्होंने पोरस को बनाया था, क्योंकि पोरस को इन्होंने ये राज्य वापस कर दिया था। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। सिंधु एवं झेलम के का पूर्वी भाग जो है वो इन्होंने पिथोन को दिया। तो इस प्रकार से इन्होंने 4 भागों में अपने पूरे साम्राज्य को विभाजित कर दिया कि सिंधु नदी के उत्तर एवं पश्चिम वाला भाग फिलिप, सिंधु एवं झेलम के मध्य वाला भाग अंबी और झेलम एवं चिनाब का भाग पोरस को और सिंधु एवं झेलम का पूर्वी भाग पिथोन को। तो इस प्रकार से आपने देखा कि इसका सिकंदर का क्या प्रभाव रहा, सिकंदर ने किस तरीके से आक्रमण किया, क्या सिकंदर की स्थिति थी। ये पहला यूनानी आक्रमण माना जाता है। और यूनानियों का विश्व में काफ़ी चीज़ें यूनानियों की देन है। तो यूनानियों को भारत में क्या कहा जाता है, क्या विश्व में देन है, इनके बारे में और थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। फिर ये टॉपिक आपका विधिवत रूप से समाप्त हो जाएगा और कल हम फिर मौर्य काल के बारे में हम बातचीत करेंगे। यूनानियों को भारत में एक और नाम से जाना जाता है, यवन। यवन भी यूनानियों को ही कहा जाता है। तो जैसे विदेशी हमारा नाम कुछ और रख देते थे, ऐसे ही हमने भी विदेशियों का अपने हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से इनका नाम यवन कहा जाता था भारत में। एक चीज तो ये जो यूनानी है,
इन्होंने बहुत सारी चीजें दी। ज्योतिष यूनानियों की देन है, कैलेंडर यूनानियों की देन है, सप्ताह के दिन जो हैं वो यूनानियों की देन है, ग्रहों के नाम, ये जितनी भी चीजें हैं ये सब यूनानियों की देन है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यूनानियों को मलेच्छ भी कहा गया है। मलेच्छ ये बहुत नेगेटिव वर्ड है इंडिया में, तो लेकिन ये यूनानियों के लिए है। और ये जो चीज है ये आपको दो जगह देखने को मिलती है इस मलेच्छ शब्द की। एक तो गार्गी संहिता, गार्गी संहिता में आपको ये शब्द देखने को मिलता है मलेच्छ। दूसरा वराहमिहिर ने भी, वराहमिहिर जो कि एक प्रसिद्ध भूगोलवेता, दार्शनिक और ये सारी चीजें थे, उन्होंने भी इन यूनानियों के लिए मलेच्छ शब्द का प्रयोग किया है। वराहमिहिर, तो इन्होंने भी ये किया है। ये चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में थे, तो इन्होंने भी इनके लिए ये शब्द प्रयोग किया गया है। तो ये सारा था आज का पूरा जो टॉपिक था, ये था कि भारत में विदेशी आक्रमण। जो तीसरा मैंने बताया मध्य एशिया या पूर्वी एशिया से जो आए हुए हैं उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, तो क्योंकि वो पूरा एक टॉपिक है मौर्योत्तर काल। तो यह पूरा आपके सामने टॉपिक था और आशा करता हूं कि आपको ये पसंद भी आया होगा। फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपका एक लाइक, कमेंट एंड शेयर, और अगर आप हमारी इस वीडियो से प्रसन्न हैं और आप बहुत सेटिस्फाइड हैं तो इसको आगे कम से कम 5 एजुकेशनल ग्रुप्स में फॉरवर्ड करें। और अब मैंने बताया कि मैं फेसबुक में पे भी इस वीडियो को डाल रहा हूँ और यूट्यूब पे भी आप इसको देख पाएंगे, ताकि हम डिजिटल इंडिया के प्रोग्राम को आगे बढ़ा सकें। तो इसी शब्दों के साथ मैं अपने इस लेक्चर को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।